और सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आज रीट प्री एग्ज़ाम 2024 और रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए साथियों हिंदी व्याकरण का पेपर लेकर आए हैं, जो कि लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बहुत ही उपयोगी पेपर रहेगा। 25 बहुत ही शानदार नए प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। ये हिंदी व्याकरण की जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है यूट्यूब पर, दूसरा ये टेस्ट है। इसके पहले हमने जो पहला टेस्ट देखा था उसमें भी बहुत ही शानदार 25 प्रश्न देखे थे, और आज की इस वीडियो में भी हम 25 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है आपके, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 13, 9 और 8। तो अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ए से लगा करके औ तक के जो वर्ण होते हैं ये हिंदी में स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ए के बाद में आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर उसके बाद में री, फिर ए, आई और ओ, और अंत में औ। इस प्रकार ये टोटल जो 11 वर्ण हैं हिंदी में स्वर कहलाते हैं। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को, वे वर्ण जो मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोगवा या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो वर्ण मुख्य विवर से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो तो स्वर कहलाते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 2 का भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गायक, देवेश्वर्य और दावानल इन शब्दों में क्रमशः संधि है। अयादि वृद्धि व्यंजन, अयादि वृद्धि दीर्घ, अयादि यण व्यंजन और अयादि यण दीर्घ। तो साथियों अगर हम बात करें तो पहले जो सबसे पहले आ रहा है अयादि, क्योंकि गायक शब्द में गे प्लस अयादि संधि हो रही है तो यहाँ पर तो चारों में ही अयादि है। फिर देवेश्वरी की बात करें तो देवेश्वरी का संधि विच्छेद होता है देवी प्लस ऐश्वर्य। क्या होता है? देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर शब्द क्या बनेगा? देवेश्वर्य। तो इसमें वृद्धि संधि नहीं हो रही है बल्कि इसमें यण संधि हो रही है। तो पहला दूसरा गलत हो गया। अब दावानल की बात करें तो दावानल का संधि विच्छेद होता है दाव प्लस अनल बराबर शब्द क्या बनता है? दावानल। अर्थात जंगल में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। और साथ ही इसमें ए प्लस ए मतलब दीर्घ संधि हो रही है। तो अयादि यण दीर्घ किस विकल्प में दे रखे? चौथे विकल्प में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गे प्लस यक, गे प्लस अक, गा प्लस अक और गई प्लस अक। तो देखो अगर हम बात करें, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो गायक शब्द है, ऊपर हमने देख लिया था कि भाई जो गायक शब्द है इसमें कौन सी संधि हो रही है? अयादि संधि हो रही है। और साथियों गायक का संधि विच्छेद होगा गे प्लस अक बराबर शब्द क्या बन जाएगा? गायक बन जाएगा। तो गई प्लस अक कहाँ दे रखा है? चौथे विकल्प में। चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 4 का भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न है, रातों रात शब्द का सही समास विग्रह होगा रात और रात, रात में रात, रात ही रात में, या रात से रात तक। तो साथियों शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, और जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अगर समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि रातों रात में कौन सा समास है, खैर आपको मालूम होना जरूरी है। लेकिन अब आपसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि इसका समास विग्रह क्या होगा। तो साथियों रातों रात में जो कि एक अव्ययीभाव समास का शब्द है, इसका समास विग्रह होगा रात ही रात में। क्या होगा? रात ही रात में। जैसे बीचों बीच का होता है बीच ही बीच में, उसी प्रकार रातों रात का क्या होता है? रात ही रात में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आघात, आमूल, आदित्य और आकार। तो साथियों इनमें से वह विकल्प कौन सा है जिसमें आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है? तो अगर हम बात करें आकार की, आकार शब्द का निर्माण आ प्लस कार से हुआ है। आमूल शब्द का निर्माण आ प्लस मूल से हुआ है।
फिर आघात शब्द का निर्माण आ प्लस घात से हुआ है, अर्थात आपके आघात, आमूल और आकार में तो कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग। लेकिन आदित्य जो शब्द है ये बना है ए प्लस दीति प्लस ये से। किससे? ए प्लस दीति प्लस ये या अदिति प्लस ये, आप ये भी कह सकते हो। तो इसमें आ नहीं, ए उपसर्ग जुड़ा हुआ है आदित्य में। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देखने से पहले आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आप रीट पात्रता परीक्षा जो 2024 में होने वाली है, पात्रता परीक्षा की बात कर रहा हूं, इसकी तैयारी कर रहे हैं चाहे लेवल 1 से या लेवल 2 से, साथियों स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहां पर नाम मात्र की फीस में पूरे 1 वर्ष के लिए संपूर्ण सब्जेक्ट का कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, रोजाना टॉपिक वाइज टेस्ट डाले जा रहे हैं। नोट्स भी मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं अभी तक तो, और साथ में आपको मैराथन टेस्ट भी उसमें मिलेंगे। तो निश्चित रूप से आप ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा यदि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। देखो 7वां प्रश्न है आपके, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है? भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय की बात की जा रही है। एकांतर, न्यायिक, फिरौती और मधुरिमा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय का जो उदाहरण नहीं है कौन से विकल्प में दे रखा है साथियों? भाई एकांतर, न्यायिक और मधुरिमा तीनों ही भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, किंतु फिरौती नहीं है। तो 7वें प्रश्न का जो 3rd विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, इनमें से एक शब्द तद्भव है उसका चयन आपको करना है। कौन सा है वो? दिन, अंधकार, स्कंद और कपास। तो अगर हम बात करें जो शब्द आपको यहाँ पर तद्भव लगे वो कौन से विकल्प में दे रखा है? भाई 3 तो यहाँ पर तद्भव नहीं है, एक ये तद्भव शब्द। देखो अगर हम बात करें तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से कुछ चेंज होकर के कहाँ आ चुके हैं? हिंदी में आ चुके हैं, कुछ चेंजेज होके, ठीक है, उनमें कुछ बदलाव आया है। तो साथियों 8वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? दिन, अंधकार और स्कंद ये तद्भव नहीं है, बल्कि यहाँ कपास जो 4था विकल्प है ये आपके एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। 4th विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है आपके, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक है? भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लड़की, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय और मनुष्य। तो साथियों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो पूरे समूह का बोध कराए, ठीक है। अगर हम बात करें तो भारत, रामायण और मोहन व्यक्तिवाचक है, भारत भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ अब ये तीनों विकल्प में तो मिल गए ना हमें कि भाई कोई सारे जातिवाचक नहीं है, इसमें कोई ना कोई व्यक्तिवाचक है। अगर हम बात करें तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है और नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र और वर्ग। तो अब ये 4 शब्द है, इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? भाई वह तो सभी में दे रखा है। अब वह के बाद में हमें देखना है, एक में तो र आ रहा है, इसमें भी र आ रहा है, इसमें क आ रहा है। तो वह र तो बाद में आता है, क पहले आता है, वक्र क पहला आ रहा है ना, तो वक्र और वक्त इनमें से आपका एक आंसर होगा। अब साथियों अगर हम देखें व, क और त, इसमें आ रहा है व, क और र। तो साथियों व र पहला आता है, त पहला आता है, त पहला आता है, तो फिर शब्दकोश में भी क्या आएगा? वक्त इनमें से सबसे पहले आएगा। 10वें प्रश्न का पहला विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता या कारक की विशेषता। तो अगर हम बात करें विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, किसकी बताते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण की परिभाषा भी है। जब हम विशेषण की परिभाषा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उनको विशेषण कहते हैं। तीसरा विकल्प आपका सही आंसर है। जैसे अगर हम देखें
तो जैसे एक शब्द आ गया जैसे मोहन, मोहन तेज, ठीक है, मोहन तेज चलता है, ठीक है, तो उसको ये तो क्रिया की विशेषता होगी। खैर विशेषण की जैसे मोहन गोरा है, ठीक है, मोहन गोरा है, तो यहाँ पर गोरा कौन है, मोहन, और मोहन के एक संज्ञा शब्द, तो इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न है, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। पढ़ना, लेना, खाना और रोना। तो इनमें से जो क्रिया अकर्मक है, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होता है, वो कौन से विकल्प में दे रखी है। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरणों की बात करें, कौन सा उदाहरण यहाँ पर अकर्मक क्रिया का है साथियों, रोना। रोना है एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण। फोर्थ विकल्प 12वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं। तो 13वां प्रश्न है, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध करवाते हैं उनको क्या कहते हैं। स्थान बोधक अव्यय, काल बोधक अव्यय, परिमाण बोधक अव्यय और रीति बोधक अव्यय। ये चारों ही भेद किसके हैं, क्रिया विशेषण के। किसके हैं ये, क्रिया विशेषण जो है साथियों अव्यय, इनके ये भेद है। और अगर हम बात करें जो अव्यय क्रिया के होने या करने के, क्रिया हो रही है या क्रिया को किया जा रहा है के समय का बोध करवाया जा रहा है, किसका, समय का, और समय का बोध कराने वाले अव्यय को काल बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बोधक अव्यय। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कंज का पर्याय नहीं है कौन सा। अर्क, अरविंद, पुंडरिक और नलीन। तो जो कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो इनमें से कौन से विकल्प में दे रखा है प्रश्न संख्या 14 में। तो 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कंज है, कंज शब्द का अर्थ किससे लिया जाता है। तो कंज का अर्थ कमल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, कमल से। और अरविंद, नलीन, पुंडरिक ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची है। लेकिन हम अगर बात करें अर्क की, तो अर्क कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अर्क का अर्थ तो किससे लिया जाता है, सूर्य से लिया जाता है। किससे, सूर्य से। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है यह आपका सही आंसर है, क्योंकि ये कंज या कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि सूर्य का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। 15वें प्रश्न में क्या है आपके, कृपण का विलोम है। किसका, कृपण का विलोम पूछा गया है। परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी। तो कृपण का इनमें से विलोम शब्द कौन सा है मित्रों, आंसर देख लेते हैं। कृपण का अगर हम देखें अर्थ, तो कृपण का अर्थ कंजूस से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, कंजूस से। और इसका विलोम मतलब उल्टा, कंजूस का विलोम क्या होगा, दानी या दाता कह दो या दानी कह दो। बिल्कुल कृपण का विलोम शब्द, तो बिल्कुल कृपण का विलोम शब्द इनमें से क्या रहेगा साथियों, दानी रहेगा। विकल्प नंबर 2 आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम प्रश्न संख्या 16 की। 16वां प्रश्न है, अंबुज तथा अंबुदी शब्दों का सही अर्थ है। कमल तथा सागर, पुष्प तथा पानी, कुकुम तथा जलाशय और सुमन तथा सरोवर। तो इनमें से एक अंबुज है और एक है अंबुदी। दोनों अलग अलग शब्द है, दोनों थोड़े बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ अलग अलग है। अब आपको वो अर्थ देखना है। तो साथियों अंबुज का अर्थ तो किससे लिया जाता है, कमल से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, अंबुज का मतलब क्या होता है, कमल, और अंबुदी का मतलब होता है सागर। ठीक है, विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। तो देखो कुछ खास शर्तें हैं और उन खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए एक समझौता हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एकल शब्द है ये, इसको हम कहेंगे संविदा। क्या कहेंगे, संविदा कहेंगे साथियों इसको। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही आंसर है। जैसे अभी संविदा पर कई सारी भर्तियां होती है ना, तो वो कुछ खास शर्तें उसमें होती है जिस पर कार्य किया जाता है, जिससे कि भाई हम ये कार्य करेंगे, इतने समय के लिए आपको लगाया जाता है, इतना वेतन आपको मिलेगा इत्यादि। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। नेक्स्ट 18वें प्रश्न को देख लेंगे। 18वां प्रश्न पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। परिणति, परिणति, परिणीति और परिणीत।
तो इनमें से जो शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध लगे उसका चयन प्रश्न संख्या 18 में करना है। देखो परिणति, परिणति या परिणति नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, परिणति। क्या होता है, परिणति। कौन से विकल्प में दे रखा है परिणति, पहले विकल्प में दे रखा है। 18वें प्रश्न का पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दाल, नदी, गाड़ी और पानी। तो साथियों जो शब्द आपको यहाँ पर पुल्लिंग लगे, पुल्लिंग की बात की जा रही है, तो दाल कैसी होती है, अच्छी होती है, मतलब स्त्रीलिंग है। नदी कैसी होती है, अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। गाड़ी कैसी होती है, अच्छी होती है, ये भी स्त्रीलिंग का उदाहरण है। लेकिन पानी अच्छी होती है क्या, नहीं, पानी तो अच्छा होता है। मतलब यहाँ पर जो पानी शब्द दे रखा है, ये पानी शब्द क्या है, एक पुल्लिंग का उदाहरण है। 19वें प्रश्न का आपके जो चौथा विकल्प है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पानी शब्द क्या है, पुल्लिंग, बाकी सभी ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। 20वां प्रश्न है, वर्षा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा और वर्षागण। तो इनमें से वर्षा शब्द का आपको क्या बताना है, बहुवचन बताना है। मित्रों वर्षा शब्द के अगर हम बहुवचन की बात करें तो वर्षा का वर्षाएं, वर्षाओं या वर्षागण नहीं, बल्कि वर्षा का वर्षा ही रहेगा। ठीक है, तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। तो देखो अपूर्ण भूत मतलब कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन हमको उसकी पूर्णता का पता नहीं चले, तो उसको ही क्या कहेंगे, अपूर्ण भूत कहेंगे। वर्षा हुई थी, होगी मतलब ये तो कार्य पूर्ण हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। वर्षा हुई होगी, ये तो संदेह प्रकट कर रहा है। पत्र मिल गया था, ये भी पूरा हो चुका है। बालक सो रहा था, सो रहा था का मतलब क्या हुआ, अपने को पता नहीं है कि वो अब भी सो रहा है, तो ये फिर अपूर्ण भूत का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपको आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न संख्या 21 का, ये इसका सही आंसर होगा। 22 को देखेंगे, 22 है। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस प्रकार से आपको ये टेस्ट सीरीज जो यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है, क्या वास्तव में आपको कैसी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है, 3 है, 7 है, 8 है या 9 है। तो रचना के आधार पर वाक्यों के भेदों की बात करें, कितने हैं वाक्य के भेद, 3 है। कौन कौन से, एक तो सरल वाक्य आपके होता है, एक आपके संयुक्त वाक्य होता है, और एक और वाक्य होता है कौन सा, मिश्र वाक्य। ये तीनों ही जो वाक्यों के भेद है ये किसके आधार पर है, रचना के आधार पर है। तो 3 आपके पहले विकल्प में दे रखा है, 22 का आपके फर्स्ट विकल्प ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न पूछ रहा है, शुद्ध वाक्य बताओ, कौन सा है इनमें से शुद्ध वाक्य। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, और भारत में अनेकों जातियां हैं। तो जो वाक्य शुद्ध लगे वो देखना है। 3 वाक्य यहाँ अशुद्ध है। अगर हम बात करें भारत में अनेकों, नहीं, अनेक तो अपने अपने बहुवचन होता है, तो अनेकों शब्द गलत हो गया, चौथा गलत। यह मेरा पुस्तक नहीं, यह मेरी पुस्तक, लिंग की दृष्टि से गलत, ये भी हो गया। पहला या तीसरा, तो इन्हें एक पुत्र है, ये भी गलत, क्योंकि इन्हें नहीं, इनके, ये भी गलत हो गया। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 जो है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। अब हम सेकंड लास्ट अर्थात 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 है आपके, विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। ये 4 विकल्प है। यहाँ पे पहला चिन्ह तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, दूसरा चिन्ह ये है, तीसरा ये है, और चौथा चिन्ह ये है। तो साथियों इनमें से कौन से विकल्प में विवरण चिन्ह दे रखा है। भाई विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि पहले विकल्प में दे रखा है। पहला विकल्प 24 का सही आंसर होगा। अब आज का अंतिम अथवा आज का 25वां प्रश्न देखेंगे। भूखंड शब्द में कौन सा समास है, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो भूखंड शब्द जो है इसका समास विग्रह करने पर हम आसानी से पकड़ पाएंगे कि भाई भूखंड शब्द में कौन सा समास है। देखो भूखंड का जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, भूमि, भू का मतलब भूमि होता है, भूमि का खंड का,
तो का कारक चिन्ह किसमें आता है? तत्पुरुष समास में। मतलब ये भूकण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 25 का दूसरा विकल्प सही आंसर है। कंप्लीट होता है आपके हिंदी व्याकरण टेस्ट सीरीज जो चलाई जा रही है, इसका दूसरा पेपर, और इसमें हमने 25 प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।